CA Inter May 24 सजेस्टेड आंसर्स अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्वेश्चन 1B का सोल्यूशन। अब देखो गाइज, ये जो क्वेश्चन 1B है ना, ये कहां से है पता है आपको? ये है AS2 यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर से ये जो क्वेश्चन आया ना, आई पर्सनली लव दिस क्वेश्चन गाइज। और इसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक लाइन बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं। इनफैक्ट अगर आप लोग मेरे सारे लेक्चर्स देख चुके, आप मेरे से पढ़ते हो, तो यू नो दिस पार्ट कि मैं कितना फोर्स करता हूं कि भाई बोथ ग्रुप अपने को साथ में ही देना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस लाइन को प्रूव करता है। ये जो क्वेश्चन है ये इस लाइन का कि भाई बोथ ग्रुप की तैयारी करो, बोथ ग्रुप साथ में पढ़ो, बोथ ग्रुप की एग्जाम साथ में दो। ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लाइन का जीता जागता एग्जाम्पल है गाइस। क्यों बताऊं, समझो। आप अगर ग्रुप 1 देते हो तो आप अकाउंट्स एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, और अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आप अकाउंट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हो ग्रुप 1 के अंदर, एज वेल एज आप कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट जो ग्रुप 2 का है उसको भी पढ़ते हो। बराबर। कॉस्टिंग हम कब पढ़ेंगे? जब हम बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तब। अब समझना बोथ ग्रुप्स देने का फायदा क्या होता है। देखो, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, आपने एग्जाम में फेस करा है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये स्क्रीन पॉज करके या जैसे भी आपके पास ये मटेरियल होगा, क्वेश्चन होगा, एक बार इसको रीड करिए। जब आप इसको रीड करोगे और अगर आपने इसको एग्जाम में फेस करा तो आप ये बात जानते ही हो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉमन कॉस्ट है। और ये जो कॉमन कॉस्ट है, इससे हमारे पास 3 प्रोडक्ट निकल कर आते हैं, जिसमें से 2 मेन प्रोडक्ट हैं, मेन प्रोडक्ट 1, मेन प्रोडक्ट 2, और एक हमारे पास बाई प्रोडक्ट है। बराबर। एक जो हमारे पास बन के आता है वो बाई प्रोडक्ट निकल कर आता है। और ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज के साथ डील करना हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। कॉस्टिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट करके। तो जो बच्चे ने बोथ ग्रुप की तैयारी करी है, जिन स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप की तैयारी करी है, उन्होंने AS2 जहां पर ये क्वेश्चन है वो तो पढ़ा ही पढ़ा होगा, एज वेल एज उन्होंने कॉस्टिंग के अंदर एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर करा है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर, जहां पर नहीं तो एटलीस्ट आपने 20 से 30 सम्स भी करे होंगे जो इसी बेसिस के ऊपर होते हैं कि कॉमन कॉस्ट है और कॉमन कॉस्ट को हमको क्या करना होता है, कॉमन कॉस्ट को हमको अपोर्शन करना होता है मेन प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स के अंदर। बाई प्रोडक्ट की जो ट्रीटमेंट है वो भी क्या होती है, वो भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है। देखो, बात ऐसा नहीं है कि ये जो चीज है, कुछ लोगों को ऐसा फील होगा, अरे सर अगर कॉस्टिंग का ही पार्ट था, कॉस्टिंग के अंदर पूरा चैप्टर था इस बात के ऊपर, तो सर ये क्वेश्चन तो ग्रुप 2 को बिलोंग करना चाहिए ना, ग्रुप 1 में कहां बिलोंग कर रहा है। तो अगेन मैं आपको बताता हूं, दिस इज द ब्यूटी। जब आप बोथ ग्रुप पढ़ रहे हो तो यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरकनेक्टेडनेस है। जैसे अकाउंट्स का कॉस्टिंग के साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंटरकनेक्टेडनेस है। और आप देखोगे कि AS2 में भी बात लिखी है इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक पूरा चैप्टर है और ग्रुप 1 में इसके बारे में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्रुप 1 में AS2 के अंदर इस बारे में बात जरूर लिखी है। पर मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ध्यान से AS2 हमारे मॉड्यूल में पढ़ा होगा तो मॉड्यूल के अंदर AS2 अराउंड 20 पेजेस का है। आउट ऑफ दोस 20 पेजेस मैं आपको बताऊं, पैरा नंबर 1.7 जिसके अंदर इसके बारे में बात करी गई है कि भाई जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के बारे में बात करी गई है कि उनकी वैल्यूएशन किस तरीके से होती है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और हार्डली मैं आपको बताऊं यहां पर इस पैरा के अंदर कितनी लाइन लिखी है, गिन लेना 5 से 6 सेंटेंस, दैट्स इट। 6 लाइन के ऊपर यहां पर लिखा भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर जो पेपर चेकर था ना, उसका क्या इंटेंशन है। मैं इवन चाहूंगा कि हमारा जो एडिटर है ना, वो यहां पर एक बार वो पार्ट दिखाए कि हमारे AS2 के अंदर से सिर्फ एक इतना सा छोटा सा पार्ट जिसके ऊपर से ये 6 लाइन के ऊपर से, माइंड यू गाइस, ये 6 लाइन के ऊपर से ये पूरा क्वेश्चन बना है। ये 6 लाइन के ऊपर से पूरा क्वेश्चन बना है। तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ के गए हो तो नाउ इट डिपेंड्स कि आपने पूरा ग्रुप 1 यानी कि 3 सब्जेक्ट, उसमें कितनी मॉड्यूल से आप जानते ही हो। चलो वो छोड़ो, अकाउंट्स के अंदर ही आप जानते हो कि 3 मॉड्यूल निकल कर आती है। उस सारे पेजेस के अंदर से ये 6 लाइन के ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इमेजिन करो कि अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ के गए हो तो ये 6 लाइन डिपेंड करता है, ये 6 लाइन आपने कितने अच्छे से पढ़ी है उस पर डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। और अगर आप ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 दोनों करके गए हो तो 6 लाइन प्लस एक पूरा चैप्टर प्लस 30-40 क्वेश्चंस, ये आपने करा है। इतनी तैयारी आपने करी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फेस करने के लिए। सो आई होप आप अब समझ रहे हो मेरी वाली बात कि भाई बोथ ग्रुप साथ में तैयारी करना कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम बोथ ग्रुप साथ में दे पाए।
सो विद दिस गाइस चालू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकालना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, पर्सनली आई लाइक दिस क्वेश्चन। आउट ऑफ द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो आया ना, उसमें से ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद आया गाइस। बराबर, चलो पढ़ना चालू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सीए यशवर्धन साबू, हेड फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एट कॉन्सेप्ट एजुकेशन। गाइस प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा सीए इंटरमीडिएट के रिलेटेड लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, मेंटर एंड डाउट सपोर्ट, एज वेल एज लास्ट 10 साल के आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईपी। डाउनलोड आवर ऐप। इस क्वेश्चन की डिटेल्स अपन साथ में मैच करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ हमारे लिए ऐसा दिख रखा है कि एक कंपनी है जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये लोग दो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन से मेन प्रोडक्ट? एक तो बनाते हैं ये लोग जी पॉलिएस्टर, दूसरा ये लोग बनाते हैं जी नायलॉन। ये दो इनके मेन प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा है कि भाई ये बनाते बनाते एक बाई प्रोडक्ट यानी कि एक ऐसी चीज जो अपने आप बन जाती है, और वो क्या है, फाइबर करके एक बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप बन जा रहा है। और आपको यहाँ पर कॉस्ट भी दे रखी है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आदमी कोई प्रोडक्ट बनाता है, ये प्रोडक्ट क्या होता है, फिनिश गुड्स ही होता है ना। तो जब भी आदमी कोई फिनिश गुड्स बना रहा है तो उसको पता होता है ना कि ये फिनिश गुड बनाने के लिए उसने खर्चा कितना करा, यानी कि रॉ मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड में इसके ऊपर कितना एलोकेट कर सकता हूँ। ये सारी बातें एक नॉर्मल पर्सन को पता होता है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो कितना रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ, कितना लेबर का खर्चा हुआ, कितना ओवरहेड में एलोकेट कर रहा हूँ, और यहाँ से टोटल कॉस्ट वो निकाल पाता है कि मुझे इतना कॉस्ट लगा एक पर्टिकुलर फिनिश गुड बनाने में। तो पॉलिएस्टर बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, यूजुअली सबको पता होगा। सिमिलरली नायलॉन बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड एलोकेट करना है, तो ये हो गया इसका नायलॉन का टोटल कॉस्ट। सिमिलरली बाई प्रोडक्ट, भाई नाम में बाई हो चाहे नहीं हो, पर है तो प्रोडक्ट ही ना आखिर। तो अगर प्रोडक्ट है यानी कि मेरा फिनिश गुड है, तो इसमें भी कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना लेबर, कितना ओवरहेड लगा, ये मैं अगर निकाल लूँ तो मुझे इस तीनों प्रोडक्ट की इंडिविजुअल बेसिस पर टोटल कॉस्ट मिल सकती है। और यही इस सम की ब्यूटी है गाइस, यही इस सम की ब्यूटी है कि जैसे मैं यहाँ से ये तीनों चीज गायब कर रहा हूँ ना, वैसे इन्होंने भी क्वेश्चन में ये तीनों चीज गायब कर दिया गाइस। इन्होंने आपको नहीं बताना है कि बॉस पॉलिएस्टर बनाने के लिए एग्जैक्टली पॉलिएस्टर पे कितना खर्चा लगा, नायलॉन बनाने के लिए नायलॉन पे कितना खर्चा लगा, और फाइबर बनाया भले बाई प्रोडक्ट है पर प्रोडक्ट तो है ना यार, खर्चा कितना लगा ये नहीं बताना है। इन्होंने आपको क्या बता दिया पता है, कि टोटल खर्चा मेरे को क्या लगा। उसने तो क्या बोला पता है भैया, हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि एक साइड मशीन में आप डालो रॉ मटेरियल और दूसरी साइड 3 चीजें निकल कर आ रही है, जिसमें से 2 मेन प्रोडक्ट है और एक बाई प्रोडक्ट है। तो एक रॉ मटेरियल जब हम प्रोसेस कर रहे हैं उस पे से ऑटोमेटिकली 3 प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं। तो आपके पास यहां पर इस बार रैशनल नहीं है कि भाई P बनाने का क्या कॉस्ट लग रहा है, N बनाने का क्या कॉस्ट लग रहा है, F बनाने का क्या कॉस्ट लग रहा है। आपके पास कलेक्टिव कॉस्ट है, आपके पास टोटल कॉस्ट है। और वही चीज देखो यहाँ पर इस सम के अंदर आपको बताई गई है कि बॉस आप लोगों ने कुछ 30,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करे, जिसका खर्चा 3.5 लाख रुपए आया। आप लोगों ने टोटल वेजेस पे करी 1,60,000 की, फिक्स्ड ओवरहेड्स एलोकेट करे हैं 1,20,000, वेरिएबल ओवरहेड्स एलोकेट करे हैं 60,000। ये जी टोटल खर्चा लगा आपका। तो टोटल खर्चा कितना लगा अपना, 3,50,000, प्लस करेंगे हम इसके अंदर 1,60,000, प्लस करेंगे 1,20,000, प्लस करेंगे 60,000। तो टोटल खर्चा अगर मैं बात करूं तो 6,90,000 का मेरा टोटल एक्सपेंस लगा है। ये टोटल एक्सपेंस है गाइस, मुझे नहीं पता कि पर आउटपुट मेरा क्या एक्सपेंस लग रहा है। और ये भी बता दिया गया कि ये जो टोटल एक्सपेंस करा इससे हुआ क्या। ये जब मैंने खर्चा करा तो पता चला कि 12,500 यूनिट्स पॉलिएस्टर बन गया मेरे पास, 12,500 यूनिट्स पॉलिएस्टर बन गए, फिर 10,000 यूनिट्स नायलॉन बन गया मेरे पास, और इसी प्रोसेस के अंदर 3,200 यूनिट्स फाइबर भी बन गए मेरे पास। तो आप समझ में आ रहा है कि टोटल इतने यूनिट्स बन गए। एक तरीके से देखा जाए तो कोई ऐसा बोल सकता है यार कि भाई 12,500 प्लस 10,000 प्लस 3,200, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि 25,700 फिनिश गुड्स मैंने बनाए, किससे, 6,90,000 का कॉस्ट इनकर करके। ठीक है, पर अब मेरे को ये सीखना है, क्योंकि AS2 हमारा जो है, AS2 की लास्ट लाइन क्या होती है हमेशा, भाई इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू तो वैसे भी क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन जैसा रहता है, ये आपको निकालने को कभी बोला तो जाता नहीं है। और हमारे को पता है कि कॉस्ट हमें क्या करना होता है, कंप्यूट करना होता है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे को कॉस्ट कंप्यूट करना है तो हमें पॉलिएस्टर का भी कॉस्ट कंप्यूट करना है, नायलॉन का भी करना पड़ेगा, और ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट बन रहा है
इसका कॉस्ट में क्या झंझट करना है ये भी देखना पड़ेगा। तो इस सम की जो मेन बात है ना वो ये बात है कि हम ये जॉइंट कॉस्ट ऑफ 6,90,000 को कैसे बांटें बिटवीन पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन, और फाइबर का क्या होगा, जो हमारा बाई प्रोडक्ट है उसका क्या होगा। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बराबर। अब देखो आगे क्वेश्चन में हमारे को बता भी दिया कि भाई देखो आपने जो 6,90,000 का खर्चा करा उससे 12,500 पॉलिएस्टर बना, 10,000 उससे नाइलॉन बना, 3,200 उससे फाइबर बन गया। मतलब ठीक है चलो, ये तो हमने व्हाट यू प्रोड्यूस्ड वाली बात हो गई, ये हो गया व्हाट वी स्पेंट वाली बात हो गई। अब ये क्या बात है, लास्ट वाली बात देखते हैं। तो लास्ट वाली बात में लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि मेरे को ये जो मैंने पॉलिएस्टर बनाया था 12,500, इसमें से बॉस 1,600 यूनिट्स अपने पास क्लोजिंग में पड़े हैं, और ये जो नाइलॉन बनाया था हमने 10,000, इसमें से 400 यूनिट मेरे पास क्लोजिंग में पड़े हैं। और सबसे मेन बात यही है, एज पर AS2 इस 1,600 यूनिट की वैल्यू क्या और इस 400 यूनिट की वैल्यू क्या। दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। ब्रिलियंट क्वेश्चन गाइस। जिसने भी कॉस्टिंग करा होगा उसके लिए थोड़ा सा इजी है, बिकॉज ही नोज कि ये सब में क्या हो रहा है। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन इज 160। बराबर। ये क्या दे रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखा है हमारे को पॉलिएस्टर और नाइलॉन का, और वो कितना दे रखा है, मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका 100 है और इसका 60 है। आगे बोल रखा है कि जो बाई प्रोडक्ट है ना हमारा फाइबर, वो 40 रुपए पर बिकता है मार्केट के अंदर। तो बाई प्रोडक्ट भी हमारा कितने पे बिकता है, 40 रुपए के ऊपर बिक रहा होता है मार्केट के अंदर। आगे देखते हैं, हमारे पास ऐसा बोल रखा है कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन द सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। जब आप बाई प्रोडक्ट को बेचोगे तो देयर इज अ चांस कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो, आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 10,000 एंड पैकेजिंग चार्जेस ऑफ 9,000। यानी कि ये जो 6,90,000 का खर्चा हुआ ये हुआ, और इसके मुकाबले आपको 3 चीज मिली, जिसमें से एक चीज थी फाइबर, 3,200 यूनिट मिले। ये जो 3,200 यूनिट है ना, आप चाहो तो उनको बेच सकते हो मार्केट में। बेचने जाओगे तो क्या कीमत मिलेगी आपको बॉस, 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आप इनको बेच सकते हो। तो देखा जाए तो 3,200 इंटू 40 यानी कि 1,28,000 रुपए इनको बेचने से मिलेगा, सेल्स वैल्यू, इनका रेवेन्यू। अच्छा, ये मैं बेच पाऊं उसके लिए मुझे कुछ और सेपरेट खर्चे करने पड़ेंगे। बराबर। ये कहां से लिखा है, देखो, आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस, कुछ और खर्चे भी लगेंगे। ये 690 को छोड़कर कुछ और खर्चे भी लगेंगे। कौन से खर्चे, 10,000 और 9,000 के। बराबर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यहां से हम निकाल सकते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट। बराबर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट क्या हो गया कि व्हाट इज द रेवेन्यू दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, 1,28,000 वर्सेस इस रेवेन्यू को पॉसिबल करने के लिए क्या खर्चे लगेंगे। तो बॉस 10,000 का खर्चा लगेगा और एक 9,000 का और खर्चा लगेगा पैकिंग वैकिंग के नाम पर। तो 1,28,000 माइनस 19,000, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 1,09,000 इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी देख लेते हैं एक और। 5,000 रुपए की हमारी स्क्रैप वैल्यू थी, मतलब हमारे पास कुछ कचरा वचरा पड़ा होगा, वो 5,000 रुपए में हमने बेचा। ये नॉर्मल पॉइंट है, AS2 में हमने ऐसे पॉइंट डील कर रखे हैं। On the basis of the above information, you are required to compute the value of polyester as well as nylon. नायलॉन और पॉलिएस्टर के जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं इनकी भैया वैल्यू निकाल कर दो। बराबर। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये जो मेरे पास 1,09,000 निकल कर आ रहा है ना बाई प्रोडक्ट की, ये इसकी वैल्यू क्या, या इस चीज को मैं कैसे डील करूं, हाउ डू आई डील विद दिस पर्टिकुलर 1,09,000 रुपीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हमारा AS2 के अंदर लिखा है कि इफ द वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज इनसिग्निफिकेंट, इफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज इनसिग्निफिकेंट, आपको उसे कॉस्ट रिवर्सल के रूप में यूज करना है, उसको एक सेपरेट प्रोडक्ट नहीं डील करना है। एंड इफ द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, तो आपको उसको बाई प्रोडक्ट में से बाई हटा दो, उसको भी समझो ये भी मेन प्रोडक्ट ही है। बराबर। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि 1,09,000 रुपए इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, एंड दैट इज वाई मैं एक अजम्पशन नोट मारूंगा अभी क्वेश्चन के अंदर। आई हैव अज्यूम्ड द बाई प्रोडक्ट वैल्यू टू बी ऑफ इनसिग्निफिकेंट एज इट इज जस्ट 1,09,000 इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इट। बराबर। एंड हेंस आई विल बी डूइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है तो मैं आपको वो बताता हूं। देखो, सबसे पहले अब हम रिवाइज तरीके से खर्चे निकालेंगे। सबसे पहले हम अब रिवाइज तरीके से खर्चे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास और डेटा आ गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे को सबसे पहले पता चला कि भाई रॉ मटेरियल के नाम पर 3,50,000 रुपए का हमने खर्चा करा। ये रहा
बराबर। रॉ मटेरियल के नाम पर 3,50,000 का हमने खर्चा करा, पर 5,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू से मिल रहा है। तो बेसिकली रॉ मटेरियल मेरा कितना लगा, 3,45,000 रुपीज़ का ही खर्चा हुआ मेरा रॉ मटेरियल का, बराबर। रॉ मटेरियल का मेरा खर्चा कितना हो गया, 3,45,000 का मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ है। अच्छा, फिर मेरा लेबर का जो खर्चा हुआ है वो 1,60,000 है, ये बात मैं जानता हूँ। मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं ये कितने, 1,20,000 रुपये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है और 60,000 मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। और तो और मेरे को एक डिटेल और पता चल गई, और वो ये है कि बाई प्रोडक्ट की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट फाइबर, ये कितनी निकाली हमने, ये अभी हमने निकाली 1,09,000 रुपीज़। और मैं जानता हूं कि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, और क्योंकि इसको मैं सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मान रहा हूं, इसीलिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कॉस्ट रिवर्सल जैसा यूज करना है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो आप ऐसा करो कि इसको बेच दो, जो पैसा आ रहा है उससे कॉस्ट कम कर दो, ताकि मेन प्रोडक्ट्स के अंदर कम कॉस्ट कटे, बराबर। तो हम यहाँ पर करेंगे 3,45,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 1,09,000, और ये हमारे पास निकल कर आएगा 5,76,000। ये हमारे सम का सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है कि भाई कॉस्ट हमारा क्या है, बराबर। टोटल कॉस्ट हमारा क्या है, 5,76,000। देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने आंसर जो है अपने ब्लॉग के अंदर लिख रखा है, आप हमारे ब्लॉग के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। देखो रॉ मटेरियल लेस स्क्रैप, ये आ गया हमारे पास। वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट 1,09,000, ये माइनस करेंगे, और ये बाकी सारे खर्चे जब हम ऐड करते हैं तब जाकर हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितना निकल कर आता है, 5,76,000। यानी कि अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई टोटल जो मेरा एक्सपेंस है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक करते हैं। इस इक्वेशन में से सबसे पहले तो ये हटा दो, जो बाई प्रोडक्ट है उसको हटा दो। अब ये जो दो मेन प्रोडक्ट हैं इनका जो टोटल खर्चा ये कितना है, 5,76,000 है। और इस 5,76,000 को अभी भी मेरे को एक तरीका निकालना है कि मैं P और N में तोड़ूंगा कैसे। और अगेन यहाँ पर मैं यूज करूंगा इनकी सेल वैल्यू। यानी कि देखो हमें 5,76,000 का एक्सपेंडिचर, हमारे को 5,76,000 का एक्सपेंडिचर स्प्लिट करना है। किसमें स्प्लिट करना है, दो प्रोडक्ट्स के अंदर, एक है प्रोडक्ट P और एक है प्रोडक्ट N। प्रोडक्ट P मैंने बनाया तब कितने यूनिट्स बने, 12,500 यूनिट बने। प्रोडक्ट N मैंने बनाया तब कितने यूनिट्स बने, 10,000 यूनिट बने। ये 12,500 को मैं कितनी वैल्यू पे बेच सकता हूँ, 100 की वैल्यू पे बेच सकता हूँ। आंसर में हमारे को, क्वेश्चन में हमारे को दिया है। ये 10,000 को मैं कितने पे बेच सकता हूँ, 60 पे बेच सकता हूँ। तो बेसिकली इनकी वैल्यू क्या है, 12,50,000 रुपये, और इनकी वैल्यू क्या है, 6 लाख, बराबर। ये दो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई, 12,500 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 12,50,000 रुपये, और 10,000 इंटू 60 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 6 लाख रुपये। अब मैं क्या करूंगा, इस रेशियो के ऊपर 12,50 और 6 लाख, इस रेशियो के ऊपर 5,76,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा, बराबर। तो मैं यहां से कर सकता हूं कि भाई 12,50,000 प्लस 6 लाख, इसका जो टोटल हमारे पास निकल कर आता है, ये टोटल कितना निकल कर आता है, 18,50,000 निकल कर आता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डू 5,76,000 डिवाइडेड बाई 18,50,000 इंटू 12,50,000। यहां पर मुझे पता चला कि P बनाने का जो खर्चा है 5,76,000 इज द टोटल एक्सपेंडिचर टू मेक P एंड N, जिसमें से P बनाने का जो खर्चा है वो मैंने एलोकेट कितना करा, तो 3,89,189.19 राउंड ऑफ के साथ अप्रॉक्स वैल्यू, बराबर। एंड सिमिलरली इसमें से हम क्या करेंगे, हम कर देंगे भाई 5,76,000 माइनस, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा ये वाला पार्ट कि नाइलॉन बनाने का हमारा जो खर्चा है वो कितना हुआ, 1,86,810.81, बराबर। सो यहां मैंने क्या करा, दोनों का खर्चा निकाल लिया कि जो 5,76,000 जॉइंट कॉस्ट है, अब जाकर मैं बता पा रहा हूं कि P बनाने का जो खर्चा है वो कितना है, 3,89,189.19 है, और N बनाने का जो खर्चा है वो कितना है, 186,810 है। अच्छा, ये जो मैंने खर्चा करा इसमें कितने P बने थे याद करो, 12,500, और इसमें कितने N बने थे, 10,000। तो पर यूनिट क्या निकल कर आ गया, बराबर। हम निकाल देते हैं, 3,89,189.19 डिवाइडेड बाय 12,500, पर यूनिट देखा जाए तो 31.135 ऐसा कुछ है, बराबर। 31.135 ऐसा कुछ है। और यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास कितने पड़े, 1,600। तो हम क्या करते हैं भाई, टोटल निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जी 1,600 से, तो मल्टीप्लाइड बाय 1,600, यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा
49,816.22 कर देते हैं राउंड ऑफ करके. दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ दोज 1600 यूनिट्स ऑफ P. बराबर. सिमिलरली अपन कर लेते हैं N के लिए. 186,810.81 डिवाइडेड बाय 10,000. तो पर यूनिट कितना निकल कर आया बॉस? पर यूनिट देखा जाए तो निकल कर आया 18.68 मल्टीप्लाइड बाय इसके कितने 400 यूनिट बचे थे हमारे पास. क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं. इसके कितने बने थे 1600 और इसके 400. बराबर. मल्टीप्लाइड बाय 400 कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ निकल कर आ गया 7472.43. तो वो जो 400 यूनिट है हमारे पास N के, उनकी वैल्यू क्या है? 7472.43. सो दिस इज गाइज योर आंसर. बराबर. ये है आपका आंसर कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ P 1600 यूनिट्स की इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है और 400 यूनिट्स ऑफ नाइलॉन इनकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है. बराबर. बहुत ही मजेदार सम गाइज. और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिस किसी ने भी यहाँ पर AS2 के साथ साथ कॉस्टिंग प्रिपेयर करा होगा वो ये अच्छी तरीके से आंसर निकाल पाया होगा. यू कैन अगेन चेक द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑन माई ब्लॉग. हमने जो ब्लॉग बनाया है उसके ऊपर आप हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ चेक कर सकते हो. हमने इस आंसर को 3 पार्ट में तोड़ा है. पहले तो हम ये कॉस्ट निकालते हैं, फिर ये कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं दोनों पॉलिएस्टर और नाइलॉन के अंदर, फिर हम ये बाई प्रोडक्ट की जो वर्किंग नोट की कैलकुलेशन है वो देते हैं, एंड एंड में हम ये जो हमारा क्लोजिंग वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं 49,000 एंड 7,400, ये जो अभी अभी हमने देखा. सो विद दिस गाइज आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा हो. यू लर्न समथिंग वेरी वैल्यूएबल हियर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अनदर एग्जाम का क्वेश्चन.